कक्षा के सभी विद्यार्थियों का और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल सक्सेस फर्स्ट के अंदर और फेसबुक पेज मालवीय किड्स हेवन पब्लिक स्कूल रामनगर बाड़मेर के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, हम कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का दूसरा यूनिट ले रहे थे जिसका नाम था मानव, जिसका नाम है मानव शरीर। यहाँ पे इसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा मानव का पाचन तंत्र, मानव का श्वसन तंत्र, मानव का उत्सर्जन तंत्र, मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। इसके बाद हमने पढ़ा मानव का तंत्रिका तंत्र, जिसके अंदर हमने पढ़ा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो ये टॉपिक्स जो थे वो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है वो रहता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये वाला टॉपिक हमें पढ़ना है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, या हम इसको कहेंगे अंतःस्रावी तंत्र। आज हम जो पढ़ेंगे टॉपिक उसका नाम है अंतःस्रावी तंत्र। देखिए, इससे पहले हमने जिस टॉपिक के बारे में पढ़ा था वो टॉपिक था तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या करता है विद्यार्थियों, ध्यान देना कि हमें जब भी कोई स्पर्श होता है, हम किसी भी चीज को जब स्पर्श करते हैं या हम किसी ध्वनि को सुनते हैं, किसी आवाज को सुनते हैं, या हम किसी चीज को खाते हैं, या हम किसी सुगंध या दुर्गंध को सूंघते हैं, या फिर हम किसी चीज को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, यानी कि ये जो संवेदी अंग होते हैं, संवेदी अंग द्वारा सूचनाओं को एब्जॉर्ब किया जाता है और तंत्रिका तंत्र के द्वारा इन सूचनाओं को मस्तिष्क तक, यानी कि सेंट्रल नर्व सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक भेजा जाता है। देखिए इधर एक बार देख लीजिए कि हमने किसी चीज को देखा, हमने किसी वस्तु को देखा, देखने के बाद यहां से तंत्रिका तंत्र के द्वारा, यानी कि नर्व सिस्टम के द्वारा, जिसके अंदर होते हैं तंत्रिका कोशिका या जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन, तो न्यूरॉन्स के द्वारा जो है वो मैसेज को कहां भेजा जाता है, सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्व सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक भेजा जाता है। और यहां से आगे हम बात करते हैं तो वापस से मैसेज यानी कि प्रतिक्रियात्मक संदेश जो है वो वापस से भेजा जाता है मस्तिष्क के द्वारा। तो ये क्रिया हमने किसमें पढ़ी थी, तंत्रिका तंत्र के अंदर पढ़ी थी। तो तंत्रिका तंत्र क्या करता है, तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के अंदर कोशिकीय नियंत्रण करता है, कोशिकीय नियंत्रण करता है। कोशिकीय नियमन, हमारे शरीर के अंदर तंत्रिका तंत्र जो है वो क्या करता है, कोशिकीय नियमन करता है। लेकिन क्या ये कोशिकीय नियमन लॉन्ग टाइम के लिए हो सकता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा? ये प्रश्न आपके सामने मैं पूछ रहा हूं, ये आपके सामने का क्वेश्चन है कि क्या तंत्रिका तंत्र एक लंबे समय तक, तंत्रिका तंत्र एक लंबे समय तक हमारे शरीर के अंदर कोशिकीय नियमन रख सकता है? तब आपका उत्तर आएगा कि सर नहीं, तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के अंदर लंबे समय तक कोशिकीय नियमन नहीं रख सकता। तो इसके लिए हमारे शरीर के अंदर कौन सा तंत्र विकसित है जो कि हमारे शरीर के अंदर एक लंबे समय तक कोशिकीय नियमन या नियंत्रण रखता है? तो हम कहेंगे कि हमारे शरीर के अंदर तंत्रिका तंत्र के साथ में मिलकर अंतःस्रावी तंत्र कोशिकीय नियमन करता है, कोशिकीय नियमन करता है। तंत्रिका तंत्र एक छोटे समय के लिए कोशिकीय नियमन करता है, जबकि अंतःस्रावी तंत्र एक लंबे समय के लिए जो है वो कोशिकीय नियमन करता है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है जिसको आपको याद रखना है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के मध्य। आज हम कंप्लीट पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र को। इसमें हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं और कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं इन ग्रंथियों के द्वारा।
मैं अगर एक रफ डायग्राम की बात करूं तो यहां से एक बार आप देख लीजिए, यहां पे मैं एक चित्र बना रहा हूं थोड़ा सा रफ टाइप का। इस चित्र को आप देखिए, इस चित्र के अंदर हम विभिन्न प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रदर्शित करेंगे। यहां पर जो आपको चित्र दिख रहा है, इस चित्र के अंदर हम अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रदर्शित करेंगे। ध्यान से देखिएगा आप इन अंतःस्रावी ग्रंथियों को। सबसे पहले ये हेड है, ये मस्तिष्क है, ये ब्रेन है। इस ब्रेन के अंदर, मनुष्य के अंदर 3 अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखिए, एक यहां पर, एक इसके नीचे यहां पर, जहां मैं डॉटेड बिंदु लगा रहा हूं उस पर आप गौर करिएगा। यहां पे मैंने 3 डॉटेड बिंदु लगाए हैं जो कि मनुष्य के कहां पे हैं, इस ब्रेन के अंदर है। देखिए, यहां पे मैंने 3 डॉटेड बिंदु लगाए हैं। इस ग्रंथि को हम कहेंगे पीयूष ग्रंथि। विद्यार्थियों ध्यान देना, इस ग्रंथि को हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि। इसी को बोलते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड यहां पर होती है हाइपोथैलेमस के नीचे की तरफ। ऊपर ये कौन सी है, हाइपोथैलेमस है बच्चों, हाइपोथैलेमस। तो यहां पे जो दूसरी ग्लैंड है जो कि पीयूष से ऊपर की तरफ होती है, उसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड। जस्ट इसके इस साइड में यहां पर एक और ग्रंथि पाई जाती है बच्चों, वो है पिनियल ग्रंथि। उसका नाम है पिनियल ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ऊपर की तरफ, पीयूष ग्रंथि नीचे की तरफ, और इधर की साइड में होती है पिनियल ग्रंथि जो कि अग्र मस्तिष्क में स्थित होती हैं। अब यहां पर हम जो है मस्तिष्क के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियों को लिख चुके हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं यहां पर गले के अंदर। गले के अंदर यहां पर इस प्रकार से हम कहेंगे कि एक ग्रंथि होती है ऊपर की तरफ और एक यहां पर नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ हम कह देंगे थायराइड होती है, थायराइड ग्रंथि ऊपर की तरफ होती है, थायराइड ग्लैंड ऊपर की तरफ होती है, थायराइड ग्लैंड। और नीचे की तरफ होती है पैरा थायराइड ग्रंथि, या इसी को हम बोल देते हैं पैरा थायराइड ग्लैंड। तो बच्चों ये जो है 2 ग्रंथियां इस गले के अंदर होती है हमारे यहां पर, उसको हम क्या कहते हैं, थायराइड व पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं बच्चों। उसके बाद हम नीचे आते हैं। ये स्ट्रक्चर यहां पे आप जानते हो, ये हमारा जो है लेफ्ट पार्ट है। इस लेफ्ट पार्ट में क्या होता है, हृदय होता है, हार्ट होता है। और हार्ट के जस्ट ऊपर की साइड आपने देखा होगा कि हार्ट के अंदर से क्या निकलती है, महाधमनी निकलती है। फॉर एग्जांपल यहां पर हमने बना दिया हार्ट। ये क्या बना दिया हमने बच्चों, हार्ट बना दिया। और इस हार्ट में हम जानते हैं कि यहां से क्या निकलती है, यहां से निकलती है महाधमनी। तो महाधमनी के ऊपर की तरफ बच्चों यहां पर एक ग्लैंड पाई जाती है, एक ग्रंथि पाई जाती है, और इस ग्रंथि को हम कहते हैं थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि कहते हैं, इसको आप जरूर से याद रख लेवें। इसके बाद हम देखते हैं आगे की ग्रंथि। यहां से देखिए, यहां से आहार नाल आती है। आहार नाल आने के बाद यहां पे क्या बनता है बच्चों, यहां पे इस प्रकार से आमाशय बनता है। ध्यान देना, यहां पे इस प्रकार से क्या बनता है, आमाशय बनता है इस प्रकार से यूं। और आमाशय की इधर साइड में यूं, आमाशय की इधर यहां पर क्या होती है, एक ग्रंथि होती है जिसे हम कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि। क्या होती है बच्चों, अग्नाशय ग्रंथि। तो यहां पे मैं शेप बना लेता हूं इस प्रकार का। और मैं आपको पहले जब मैंने पाचन तंत्र आपको पढ़ाया था, उस समय मैंने आपको समझाया था कि जो ये ग्रंथि होती है अग्नाशय ग्रंथि, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो लीफ टाइप की होती है, यानी कि पत्ती नुमा इसकी संरचना होती है। इसको हम कहेंगे अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि, इसी को हम कहते पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ग्लैंड
अग्नाशय ग्रंथि ये कहाँ होती है? तो आमाशय के नीचे की तरफ होती है बच्चों। अग्नाशय ग्रंथि जो कि एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। किस प्रकार की? एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी के तौर पे भी कार्य करती है और बहिःस्रावी के तौर पे भी कार्य करती है। इसके बाद आप देखोगे कि यहां नीचे की तरफ दोनों तरफ क्या होते हैं? वृक्क होते हैं बच्चों। और वृक्क जो है, वृक्क के ऊपर इस टाइप की संरचना पाई जाती है और इस संरचना को हम कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। तो इसको हम क्या कह देंगे? अधिवृक्क ग्रंथि कहेंगे। तो यहां पे हमने इसको कह दिया अधिवृक्क ग्रंथि। इसी को हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इसकी को हम क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड बोल देते हैं। एड्रिनल ग्लैंड या फिर हम इसको कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। नीचे की तरफ जाते हैं तो यहां पर हम देखेंगे किस टाइप की जो है एक प्रकार की वृषण ग्रंथि जो है, वृषण ग्रंथि नर के अंदर पाई जाती है और इस टाइप की अंडाशय जो ग्रंथि है वो मादा के अंदर पाई जाती है। तो हम कह देंगे कि ये वाली ग्रंथि वृषण ग्रंथि जो कि किसमें पाई जाती है? वृषण ग्रंथि। इसी को हम कह देते हैं टेस्टिस ग्लैंड। टेस्टिस ग्लैंड या वृषण ग्रंथि नर में पाई जाती है, जबकि मादा के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो आप कहोगे कि अंडाशय मादा के अंदर पाई जाने वाली एक ग्रंथि है, या फिर जो ओवेरी होती है वो ओवेरी ग्लैंड किसके अंदर होती है? तो ओवेरी ग्लैंड होती है नॉर्मली मादा के अंदर। तो ये कंप्लीट जो ग्रंथियां हैं वो मैंने आपको यहां से बता दी कि मनुष्य के अंदर कौन कौन सी ग्रंथियां सामान्य अवस्था के अंदर होती हैं। सबसे ऊपर हाइपोथैलेमस होती है, उसके उस तरफ पीयूष ग्रंथि, इधर पिनियल ग्रंथि, गले में थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि। यहां पर हम कहेंगे हमारे सीने पर कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि होती है। नीचे की तरफ चलते हैं तो यहां पे आमाशय के नीचे की तरफ अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है और उसके नीचे चलते हैं तो हमारे यहां पर जो हमारा ये रीढ़ की हड्डी है इसके नीचे की तरफ यूं आमाशय के नीचे की तरफ यहां पे क्या पाई जाती है? लगभग यहां पीछे की तरफ होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, जो कि वृक्क के ऊपर की तरफ होती है। नीचे की तरफ अगर हम बात करें नर जनन ग्रंथि और मादा जनन ग्रंथि की, तो वह रहती है वृषण ग्रंथि और अंडाशय ग्रंथि। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको हम अच्छे से पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। यहां पर आप स्ट्रक्चर को समझ चुके होंगे। स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद हम यहां पर इसके द्वारा सर्कुलेट होने वाले हार्मोन्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर ग्रंथियों को लिखेंगे और ग्रंथियों को लिखने के बाद हम यहां पर इसके द्वारा सर्कुलेट होने वाले हार्मोन्स को भी लिख देंगे। देखिए मैं इंग्लिश के थोड़े थोड़े नाम ही हटा रहा हूं ताकि यहां पे मैं थोड़ा सा मैटर लिख सकूं अधिक। मैं ये लाइन खींच रहा हूं ताकि ये वाला पार्ट्स आपको अलग दिखे। यहां पे मैं अंतःस्रावी ग्रंथियां लिखूंगा और इधर की तरफ मैं लिखूंगा स्रावित होने वाले हार्मोन्स। यहां तक बच्चों आपको बात समझ में आ रही होगी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा कौन कौन से हार्मोन सर्कुलेट होते हैं, हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक नंबर पे हम बात करते हैं सबसे ऊपर की तरफ बच्चों कौन सी ग्रंथि आ रही है? एक नंबर पे यहां पे हाइपोथैलेमस आ रही है। तो यहां पे हम लिख देते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि बच्चों मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहलाती हैं। अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसको मैं थोड़ा आगे समझाऊंगा। हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन को हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं। एक तो हम इसे कहेंगे निरोधी हार्मोन और एक को कहेंगे हम प्रेरक हार्मोन। यानी कि हाइपोथैलेमस के द्वारा दो टाइप के, कितने टाइप के बच्चों? दो टाइप के। एक होता है प्रेरक हार्मोन
और दूसरे टाइप को हम कहते हैं निरोधी हार्मोन। निरोधी हार्मोन। बच्चों इतनी चीज आप सबसे पहले समझ लीजिए कि प्रेरक हार्मोन जो होता है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन को प्रेरित करता है। पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन को प्रेरित कौन करता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित होने वाले प्रेरक हार्मोन करते हैं। और पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों को कौन रोकता है? तो निरोधी हार्मोन्स रोकते हैं। इतना सा आपको याद रखना है सबसे पहले। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों 2 नंबर पे, और 2 नंबर पे हमारी जो ग्लैंड है, जो हमारी ग्रंथि है, वो यहां से आ जाती है पीयूष ग्रंथि। तो 2 नंबर पे आप याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को हम यहां से मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब देखिए, मैंने यहां पर हाइपोथैलेमस को क्या कहा था? मास्टर ऑफ मास्टर कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि ये हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स को नियंत्रित करते हैं, इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब देखिए, पीयूष ग्रंथि के द्वारा कौन कौन से हार्मोन सर्कुलेट होते हैं। अगर हम बात करें पीयूष ग्रंथि के भागों की, तो पीयूष ग्रंथि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं एडिनोहाइपोसिस। एडिनोहाइपोसिस कहते हैं ऊपर वाले भाग को, और जो नीचे वाला भाग होता है उसको हम कहते हैं न्यूरोहाइपोसिस। न्यूरोहाइपोसिस। ऊपर वाले भाग को एडिनोहाइपोसिस, नीचे वाले भाग को न्यूरोहाइपोसिस। और इसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स की अगर बात की जाती है, तो उनमें से जो हार्मोन है वो आता है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन, इसी में आपको याद रखना है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसी के अंदर आप याद रख लेना ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसी के अंदर आप याद रख लेना थायराइड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसी के अंदर आप याद रख लेना गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ये कुछ हार्मोन्स होते हैं बच्चों जो किसके अंदर पाए जाते हैं, किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो यह वो हार्मोन्स है जिसका सर्कुलेशन या जिसका स्त्राव पीयूष ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। आर यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके, यहां पर जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स रहते हैं वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी तीसरी ग्रंथि की, और तीसरी ग्रंथि हमारी यहां से रहेगी पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि। बच्चों यहां पे ध्यान देना कि जो ये पीयूष ग्रंथि है, इस पीयूष ग्रंथि का कार्य ये है कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी प्रकार की ग्रंथियां हैं और वे जितने भी प्रकार के हार्मोन सर्कुलेट करते हैं, उन सभी का नियंत्रण कौन करता है? पीयूष ग्रंथि कहती है, पीयूष ग्रंथि करती है। इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि सब पे नियंत्रण रखती है। सब पे नियंत्रण रखने के कारण इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और हाइपोथैलेमस जो है बच्चों, वो इस पीयूष पे नियंत्रण रखती है, इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। पिनियल ग्रंथि जो है, इसको भी बच्चों एक उपनाम से जाना जाता है, और वो उपनाम है यहां से बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक को हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? जैविक घड़ी कहते हैं। जैविक घड़ी, या इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कह सकते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं? जैविक घड़ी कह सकते हैं। पिनियल ग्रंथि जो है उसके द्वारा एक हार्मोन सर्कुलेट होता है जिसका नाम है मेलेटोनिन हार्मोन। क्या नाम है बच्चों? मेलेटोनिन हार्मोन। ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है, ये हमारे शरीर के त्वचा का जो रंग है, त्वचा का रंग उसको निर्धारित करता है, और दूसरा ये दैनिक लय को भी नियंत्रित करता है। दैनिक लय को
नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। अब आप पूछोगे सर ये कैसे, तो ध्यान देना, यहां पर मैंने वॉच बांध के रखी हुई है, घड़ी बांध के रखी हुई है। अगर मैं एक लंबे समय तक यहां पे घड़ी बांध के रखता हूं तो नीचे की त्वचा थोड़ी सी गोरी दिखाई देती है। इसका कारण ये है कि यहां पर जो है वो मेलेटोनिन हार्मोन का स्त्राव कम हुआ है, और मेरा जो हिस्सा या आपका जो हिस्सा धूप में ज्यादा रहता है वो हिस्सा ज्यादा काला होता है। कारण ये है कि सूर्य का प्रकाश हमारी त्वचा के जिस भाग में ज्यादा पड़ता है वहां पर मेलेटोनिन हार्मोन ज्यादा स्रावित होता है, जिसके कारण त्वचा का रंग जो है वो काला दिखाई देता है। बात करें हम दैनिक लय का नियंत्रण, तो हमें कब उठना है, हमें कब जगना है, हमें कब सोना है, ये निर्धारण हमारे दिमाग में पहले से हो जाता है। यानी कि दैनिक लय का नियंत्रण जो है वो पहले से तय हो जाता है। करता कौन है? पिनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन मेलेटोनिन हार्मोन। देखिए, हम जब लगातार कोई चीज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम 10 या 15 दिन से लगातार सुबह 5 बजे उठते हैं, तो हमारे दिमाग में एक चीज सेट हो जाती है कि हमें 5 बजे उठना है। दूसरी बात, अगर आपको कहीं जाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं बाहर जाना है और आपकी ट्रेन निकल रही है, वो ट्रेन निकल रही है 5 बजे। नॉर्मली क्या होता है कि आप 6 या 7 बजे उठते हो, लेकिन जब आपको पता होता है कि मेरे को कहीं बाहर जाना है, उस स्थिति में क्या होता है कि आप जल्दी से खड़े हो जाते हो। कारण क्या है कि आपके दिमाग के अंदर संकेत मिल जाते हैं। यहां पर जो मेलेटोनिन हार्मोन है वो आपके बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह व्यवहार करता है। अंदर की घड़ी अपने आप आपको जगा देती है कि आपको कब उठना है, कब सोना है। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? थैंक यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे 4 नंबर पे। 4 नंबर की ग्रंथि पे चलते हैं हम। 4 नंबर की ग्रंथि रहेगी हमारी यहां पर थायराइड ग्रंथि। कौन सी बच्चों? थायराइड ग्रंथि है। ये थायराइड जो ग्रंथि है, इसके द्वारा एक हार्मोन सर्कुलेट होता है, एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। जिसका नाम क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन इसका नाम होता है। तो आपको याद रख लेना है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम थायरोक्सिन हार्मोन होता है। और दूसरी बात, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण किससे होता है? तो आयोडीन से होता है। किससे होता है? हमारे शरीर में जितना ज्यादा आयोडीन होगा उतना ज्यादा थायरोक्सिन बनेगा। आयोडीन कम होगा, थायरोक्सिन कम बनेगा। आयोडीन ज्यादा होगा, थायरोक्सिन ज्यादा बनेगा। अगर हमारे शरीर के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्राव कम होगा, और थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्राव कम होगा तो हमारा शरीर एक रोग से ग्रसित हो जाएगा, एक रोग हो जाएगा, और उस रोग का नाम होगा घेंगा रोग। इसी रोग को हम गलगंड रोग भी कह देते हैं। गलगंड रोग भी कह देते हैं। घेंगा रोग या गलगंड रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है, जिसके कारण थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्राव कम होता है, जिसके कारण हमारे शरीर से अतिरिक्त स्रसना जो है वो गले से निकलती है। इसी को हम कहते हैं घेंगा या गलगंड रोग। ये तो थी हमारी थायराइड ग्रंथि। इसके बाद हम चलते हैं 5 नंबर पे, और हमारी 5वीं जो ग्रंथि होगी वो यहां पर होगी पैराथायराइड ग्रंथि। तो यहां पर हम लिख देते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। इस पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है, और उस हार्मोन का नाम है पैराथार्मोन। क्या नाम है? पैराथार्मोन। इस पैराथार्मोन का कार्य क्या है? हमारे शरीर के अंदर जो कैल्शियम और फास्फेट का लेवल होता है, किसका लेवल? कैल्शियम Ca2+ और फास्फेट PO4 3-। ये जो है कैल्शियम आयन है, ये फास्फेट आयन है। इसका नियमन और नियंत्रण हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर कौन करता है? पैराथायराइड ग्रंथि करती है। और पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन करता है? पैराथार्मोन करता है। अगर इसकी कमी है तो इस कमी को पूरा कौन करेगा? पैराथार्मोन करेगा। आप समझ चुके होंगे इस चीज को। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। यहां पर पाई जाने वाली ग्रंथि थाइमस ग्रंथि के बारे में। यहां पर मैं ले रहा हूं क्योंकि वहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा। यहां पे हम ले रहे हैं 6 नंबर पे। कौन सी ग्लैंड आ रही है? थाइमस ग्रंथि आ रही है।
बच्चों ध्यान देना, यहां पर जो थाइमस ग्रंथि है जो जस्ट हृदय से या महाधमनी के ऊपर की तरफ पाई जाती है, और ये जो ग्रंथि है इसके द्वारा एक हार्मोन सर्कुलेट होता है, एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको हम कहते हैं थाइमोसिन हार्मोन। क्या कहते हैं बच्चों? थाइमोसिन हार्मोन कहते हैं, थाइमोसिन हार्मोन कहते हैं। इस थाइमोसिन हार्मोन का वर्क क्या है? बच्चे जब छोटे होते हैं, छोटे बच्चों में ये ग्रंथि ज्यादा विकसित होती हैं, छोटे बच्चों में जो ये ग्रंथि ज्यादा विकसित होती है छोटे बच्चों में। और छोटे बच्चों के जो शारीरिक अंगों का विकास है, हम यूं कहेंगे कि जो इनके जननांगों का विकास है वो किसके द्वारा होता है? इसी हार्मोन्स के द्वारा, इसी ग्रंथि के द्वारा होते हैं। ज्यों-ज्यों छोटे बच्चे बड़े होते जाते हैं त्यों-त्यों इस ग्रंथि का आकार क्या हो जाता है? पहले इतना था, फिर इतना हो जाएगा, फिर बिल्कुल छोटा हो जाएगा, यानी कि ये ग्रंथि क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। कब सिकुड़ेगी? जब बच्चा धीरे 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 एक वयस्क अवस्था में आ जाएगा, तब उसका आकार छोटा हो जाएगा, सिकुड़ कर घट जाएगा। कब? जब बड़ा होगा। तो ये हो गई बात थाइमस ग्रंथि की, जिसके द्वारा कौन सा हार्मोन सर्कुलेट होता है? थाइमोसिन हार्मोन। इसके बाद हम इसके नीचे की तरफ देखते हैं तो ये ग्रंथि रहती है अग्नाशय ग्रंथि, जो कि हम देंगे इसको 7 नंबर। 7 नंबर पे आती है अग्नाशय ग्रंथि। ये काफी महत्वपूर्ण ग्रंथि है हमारे शरीर के अंदर, और ये ग्रंथि ऐसी ग्रंथि है जो कि मिश्रित टाइप की है। कैसी ग्रंथि है बच्चों? मिश्रित ग्रंथि है। अब आप कहोगे कि सर ये मिश्रित ग्रंथि क्या होती है? बिल्कुल वाजिब प्रश्न है आपका, बिल्कुल सही प्रश्न है। मिश्रित ग्रंथि वह ग्रंथि होती हैं जो अंतःस्रावी भी होती है और बहिस्रावी भी होती है। जो अंतःस्रावी भी हो और जो बहिस्रावी भी हो। अब आप कहोगे कि सर ये अंतःस्रावी क्या होता है और बहिस्रावी क्या होता है? अंतःस्रावी का मतलब है वे ग्रंथियां जो अपने जो स्राव होते हैं वो कहां छोड़ देते हैं? सीधे रक्त के अंदर छोड़ देते हैं, लेकिन बहिस्रावी में रक्त में नहीं छोड़ते बल्कि बाहर छोड़ते हैं। अंतःस्रावी के तौर पे हमारे शरीर के अंदर जो अग्नाशय ग्रंथि रहती है उसके द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है, और इसके द्वारा ग्लूकेगॉन स्रावित होता है। ग्लूकेगॉन, ये 2 हार्मोन से 1 नंबर इंसुलिन, 2 नंबर ग्लूकेगॉन, किसके द्वारा? अंतःस्रावी अग्नाशय के द्वारा। और बहिस्रावी के रूप में यहां से स्रावित होते हैं एंजाइम्स। क्या होते हैं? एंजाइम्स। ये मैंने आपको तब समझाया था जब मैंने आपको पाचन तंत्र अच्छे से समझाया था। क्या कहा था मैंने? कि यहां पे आमाशय होता है, आमाशय के नीचे यहां पे ग्रहणी होती है। यहां पर क्या होती है बच्चों? ग्रहणी होती है, इस प्रकार से। और इस ग्रहणी में जो है ये अग्नाशय अपने स्राव छोड़ता था, वहां पर भोजन का पाचन इन एंजाइम्स की सहायता से होता था। और एंजाइम्स कहां से सर्कुलेट होते थे? बहिस्रावी अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। आर यू अंडरस्टैंड? ओके। यानी कि अंतःस्रावी भी है, बहिस्रावी भी है, इसलिए इसको हमने क्या कहा? मिश्रित ग्रंथि कहा। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी अग्नाशय के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं अंतःस्रावी अग्नाशय की। इंसुलिन का काम और ग्लूकेगॉन का काम क्या है? तो हमारे शरीर के अंदर बच्चों क्या होता है? हम शर्करा का सेवन करते हैं। शर्करा का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज। हम शर्करा या ग्लूकोज को लेते हैं, उसका सेवन करते हैं, तो इसका हमारे शरीर के अंदर नियंत्रण जो है वो कौन करता है? इंसुलिन और ग्लूकेगॉन करता है। एक मैं आपको अवस्था समझा देता हूं, यहां पर मैं समझा देता हूं कि अगर हमारे शरीर में इंसुलिन का स्राव कम हो जाए, अगर इंसुलिन का स्राव क्या हो जाए? कम हो जाए, तो हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर ऐसी स्थिति हो कि हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन कम सर्कुलेट हो रहा है, तो जो शर्करा है बच्चों, जो शर्करा है वो शर्करा जो है वो ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगी। यानी कि ये शर्करा किसमें नहीं बदल पाएगी? ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगी, जिसके कारण इस शर्करा का जो लेवल है वो दिन प्रतिदिन क्या होगा? बढ़ेगा। और जब शर्करा का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ेगा तो हम एक रोग से ग्रसित हो जाएंगे। उस रोग का नाम होगा बच्चों मधुमेह रोग। इसी को हम कहते हैं डायबिटीज रोग। मधुमेह या डायबिटीज रोग से हम ग्रसित हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर शर्करा का लेवल दिन प्रतिदिन हाई हो रहा है। कारण क्या है? इंसुलिन कम।
और जब वापस से हम इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं तो हमारा मधुमेह जो है वो वापस से सामान्य अवस्था में आने लगता है, प्रॉपर वे में काम करने लगता है। तो ये हमारी ग्रंथि थी अग्नाशय ग्रंथि, जो मिश्रित टाइप की थी, अंतःस्रावी भी थी, बहिःस्रावी भी थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम कौन सी ग्रंथि बच्चों, अधिवृक्क ग्रंथि, जो कि हमें हमारी रहती है 8 नंबर पे, इसको हम देंगे 8 नंबर। वहां से हम थोड़ा सा हटा देते हैं ऊपर की साइड वाला। यहां पर इसको 8 नंबर किसको दे रहे हैं बच्चों, अधिवृक्क ग्रंथि को दे रहे हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। इसी को हम बोलते हैं एड्रीनल ग्रंथि, इसी को हम क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्रंथि भी बोलते हैं। अब इसके द्वारा कौन से हार्मोन सर्कुलेट होते हैं और उनका हमारे शरीर में क्या काम होता है। देखिए बच्चों, इसके द्वारा 2 हार्मोन सर्कुलेट होते हैं, एक को हम कहते हैं एड्रीनलिन, एक को हम कहते हैं एड्रीनलिन और दूसरे को हम कहते हैं नॉर एड्रीनलिन, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। अब ये जो हार्मोन हमारे शरीर के अंदर स्रावित हो रहे हैं, इसका काम क्या है। देखिए, हमारा शरीर कई बार आपातकाल में चला जाता है, आपातकाल के अंदर जिस प्रकार से कभी कभी गवर्नमेंट आने लगती है आपातकाल के अंदर, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी एक कंडीशन के अंदर आपातकाल की स्थिति में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एकदम से शेर को देख लिया, आपका शरीर एकदम स्ट्रेस में हो जाएगा, आपको एकदम तनाव आएगा, आप उस समय आपातकाल की स्थिति में चले जाओगे, आपको डर लगेगा। सेकंड स्थिति, आपको कोई इंटरव्यू के लिए बुला ले तो आपके शरीर की धड़कनें तेज हो जाती हैं। Am I right और रॉन्ग, ऐसा होता है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर आपातकालीन जो स्थितियां होती हैं उनको लेकर जो हमारे शरीर को तैयार करता है, यानी कि आपातकालीन स्थितियों के अंदर हमारे शरीर को तैयार करने का कार्य कौन करता है, अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, ये दोनों हमारे शरीर को आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी क्रियाओं के अंदर तैयार करता है, रेडी करता है। एड्रीनलिन हो गया, नॉर एड्रीनलिन हो गया, आपातकाल के अंदर हमारे शरीर को तैयार करता है। इसलिए इस हार्मोन को या इस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं और इस हार्मोन को क्या कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। तो ये आप जरूर याद रख लें, आपातकालीन हार्मोन। आपातकालीन हार्मोन किसको कहते हैं, एड्रीनलिन ग्रंथि को या एड्रीनलिन हार्मोन्स को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, क्योंकि आपातकालीन स्थितियों के अंदर हमारे शरीर को तैयार करता है। ओके, अब चलते हैं हम 9 नंबर पे, जो कि हमारी रहेगी जनन ग्रंथि और ये रहेगी वृषण ग्रंथि, और 10 नंबर हम दे देंगे अंडाशय ग्रंथि को। तो दोनों को मैं साथ में लिख देता हूं। यहाँ पे 9 नंबर पे यहाँ पे मैं लिख देता हूं वृषण ग्रंथि को, जो कि नर प्राथमिक अंग के तौर पे कार्य करता है। नर में जो जनन होता है उसमें प्राथमिक अंग के तौर पे कार्य करता है वृषण ग्रंथि। और 10 नंबर पे हम बात कर लेंगे अंडाशय ग्रंथि की। अंडाशय ग्रंथि जो कि मादा के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथि है, जिसके द्वारा मादा हार्मोन सर्कुलेट होते हैं। ओके, वृषण ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन सर्कुलेट होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो नर के अंदर लैंगिक लक्षणों का विकास करता है और अणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को नियमित करता है। तो आप क्या कहोगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर के अंदर लैंगिक लक्षणों का विकास करता है और इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन शुक्राणुओं की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है। यह हो गया हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य। अंडाशय ग्रंथि के द्वारा 2 टाइप के हार्मोन सर्कुलेट होते हैं, एक को हम कहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन, एक को हम कहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन और दूसरे को हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। बच्चों ध्यान देना, ये जो हार्मोन है ये मादा के अंदर लैंगिक अंगों का विकास, लैंगिक लक्षणों का विकास, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर शरीर को तैयार करता है, अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ये सारी कुछ प्रोसेस जो मादा के अंदर लैंगिक विकास से संबंधित होती है वो ऑल जो है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है, अंडाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले, सर्कुलेट होने वाले 2 टाइप के हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो ये कुल मिला के हमारे शरीर के अंदर ग्लैंड्स थी, ग्रंथियां थी, एक हमारे शरीर के अंदर अंतःस्रावी सिस्टम था, अंतःस्रावी तंत्र था जिसके अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां थी और जिसके द्वारा अंतःस्रावी हार्मोन स्रावित होते थे।
इस सारे हार्मोन्स हमने एक सिस्टमेटिक वे से, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने का प्रयास किया। अगर आपको यहां से वीडियो पसंद आया है, समझ में आ चुका है, तो इसको बेहद अच्छे तरीके से लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक मित्रों तक फैलाने का प्रयास करें। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक जुड़े नहीं हो, आपने हमारी सदस्यता अभी तक ग्रहण नहीं की है, तो आप सदस्यता ग्रहण करें, यानी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद उसके पास में एक बेल आइकन की घंटी होगी, जिससे आप जरूर से दबाएं। वहां पर ऑल लिखा होगा बच्चों, क्या लिखा होगा? ऑल लिखा होगा। अगर वो आप प्रेस करोगे तो सारे के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले अपने फोन में मिलेगी। तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं, ताकि आपको यहां से प्रोवाइड होने वाले हर वीडियो का लाभ मिल सके। आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हो, इसलिए आप सभी विद्यार्थियों का हमेशा की तरह प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।